अब आप देखिए, आपका संपादकीय पाठ है और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि जो संपादकीय पाठ होता है, जो एडिटोरियल होते हैं, इस तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए, आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो काफ़ी मदद पहुंचाते हैं। बहुत सारे पॉइंट यहाँ से मिल जाते हैं आप लोगों को। इंटरव्यू में भी आप लोगों को मदद मिलती है यहाँ से, और फिर एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है। तो इस संपादकीय पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो अन्य न्यूज़पेपरों के भी रहते हैं एडिटोरियल, उन्हें भी शामिल कर लेता हूँ। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखा करिएगा, और इस क्लास में और कोई सुधार हो सकता है, कुछ और करना है सुधार, तो आप लोग सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं। क्या कहता है कांग्रेस का घोषणा पत्र? तो देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं, और बीजेपी के घोषणा पत्र को भी हम लोगों ने न्यूज़पेपर वाली क्लास में देख लिया था, और कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी हम लोगों ने देख लिया है। बाकी आपको पढ़ना है तो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप लोग ये पढ़ सकते हैं। ये नहीं सुधर रहे हैं इस सरकारी स्कूल, ये आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, इसे देख लेते हैं हम लोग। 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों की खुशी के लिए आशा की एकमात्र किरण है शिक्षा के प्रकाश का सभी तक पहुंचना, और उनकी प्राथमिकता में पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति ही था जो आज भी देश में है, और इसकी खबरें हर दिन पढ़ने को मिलती हैं। हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति के संबंध में सब कुछ वही कहा जो शिक्षा से जुड़े लोग लगभग हर अवसर पर अपनी चिंता के रूप में व्यक्त करते रहे। टूटी मेजें, कुर्सियां, अनुपस्थित अध्यापक, अनेक विषय पढ़ाने को मजबूर शिक्षक जैसी कर्मियों पर अनेक दशकों से चर्चा होती रही है। और दिल्ली सरकार ने स्कूल सुधारों के संबंध में बड़ी घोषणाएं की थी, उनकी प्रशंसा भी होती रही है। लेकिन न्यायालय की टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है कि संभवतः प्रयास पर कम, लेकिन प्रचार प्रसार पर अधिक जोर था। और आप देखिए, न्यायालय ने शिक्षा सचिव से कहा कि एक क्लासरूम में 140 बच्चे नामांकित थे। क्या इतने बच्चों के साथ न्याय संभव है? जब दिल्ली में यह स्थिति है तो देश के दूसरे हिस्सों के स्कूलों का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। और आप लोगों ने देखा होगा, सरकारी स्कूलों में एक ही टीचर होता है, वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है आपकी, और बाकी सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाता है। तो समझ सकते हैं कि उस स्कूल का क्या हाल रहता होगा। भारत में सरकारी स्कूल की व्यवस्था में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां एक अध्यापक सालों साल एकमात्र शिक्षक रहा होगा। यह निर्णय तो सरकारें ही लेंगी कि शिक्षा के अवसर भारत में अधिक उपलब्ध हैं, या फिनलैंड में, जहां की मॉडल का अनुसरण करने का दिल्ली सरकार का दावा है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था की खूब चर्चा हुई है। वहां दिल्ली के कुछ अध्यापकों का प्रशिक्षण भी हुआ है, और उससे बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के आकलन के पश्चात भी आशा बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि उम्मीदें अक्सर टूटती हैं, लेकिन हम विचलित नहीं होते हैं। देश के अनेक शहरों में सरकारी स्कूलों में बच्चों के आने जाने के लिए कोई सरकारी बस सेवा तक नहीं है। आखिर गरीब कामगारों के जो बच्चे केवल इस कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके आवागमन की चिंता कौन करेगा? वादा तो निःशुल्क वाहन व्यवस्था का था। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों और कंपोजिट स्कूल की स्थापना से भी बड़ी आशाएं थीं, लेकिन इन स्कूलों और अन्य सरकारी स्कूलों के निरीक्षण में पाया गया कि कई जगह नामांकन अपेक्षा से अत्यंत कम है। एक कंपोजिट स्कूल में कक्षा में केवल 6 छात्र नामांकित थे। उपस्थित कोई नहीं मिला। इस स्थिति में मध्याह्न भोजन इत्यादि की क्या व्यवस्था रहती होगी? वरिष्ठ अधिकारी ऐसे अवसरों पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं, चेतावनी देते हैं, और सारा दोष प्राचार्य या फिर अंतरिम प्रभारी पर थोप देते हैं, और इस दयनीय स्थिति को परिवहन व्यवस्था से जोड़कर ओझल कर दिया जाता है। दशकों से देश में एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर स्कूल अध्यापक बन जाना एक बड़े वर्ग के युवाओं के लिए लक्ष्य प्राप्त कर संतोषपूर्ण जीवन बिताने का रास्ता खोल देता है। और वे प्राथमिक कक्षाओं से लेकर आप देखिए माध्यमिक तक पढ़ाते थे, और जबकि उनका प्रशिक्षण केवल माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए होता था। प्राइमरी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए भी अलग व्यवस्थाएं थी। इनमें सुधार और परिवर्तन भी होते रहे। 1986 से 1992 की शिक्षा नीति में हर जिले में केंद्र द्वारा बड़ी सहायता देकर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना इस दिशा में बड़ी पहल थी। अब यह निर्णय लिया जा चुका है
कि आगे से एक वर्षीय पाठ्यक्रम समाप्त कर दिए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने असमंजस की उस स्थिति का निराकरण कर दिया है जिसमें पहले से प्राथमिक पाठशालाओं में नियुक्त हजारों बीएड उपाधिकारी सेवा से हटाए जाने वाले थे। व्यवसायिक उपाधियों के संबंध में निर्णय भविष्य को ही नहीं बल्कि आप देखते हैं कि अनेक अन्य सामाजिक और आर्थिक पक्षों को ध्यान में रखकर लिए जाने से उनकी स्वीकार्यता और उपयोगिता दोनों ही साथ साथ संभाले जा सकते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे.एस. वर्मा ने 2012 में अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य रखा था कि देश के 10,000 बीएड कॉलेजों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वे वास्तव में डिग्री बेच रहे हैं। और इस तरह की डिग्री आप लोग खरीदते हुए भी बहुत सारे लोगों को देखते होंगे। और उसमें ये आप देखते हैं कि इसे सन 2020 की नई शिक्षा नीति में भी दोहराया गया था। उस समय समाधान भी सुझाए गए, वे कितनी गहनता से लागू किए जा सकेंगे इस पर यही कहा जा सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए जो 4 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ करने की शुरुआत हुई है वह शिक्षा की गुणवत्ता में अप्रत्याशित वृद्धि कर सकती है। एनसीईआरटी ने अपनी 4 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में से यह कार्यक्रम प्रायोगिक तौर पर 1964-65 में प्रारंभ किया था। और इसमें आप देखते हैं उत्तीर्ण छात्र अध्यापक हर जगह सराहे गए हैं। आशा करनी चाहिए कि सभी राज्य सरकारें बिना लाग लपेटकर इसे लागू करें और संस्थानों को सभी संसाधन उपलब्ध कराएंगी। और नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से अनेक आशाजनक संभावनाएं उभरी हैं। इनमें अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार भविष्योन्मुखी है और शिक्षा के जगत में ऐसा बहुत कुछ है जिससे छुटकारा पाना आवश्यक है। और इसमें आप देखिए सबसे पहले आती है व्यवस्थागत शिथिलता। इसके कारण अधिकांश सुधार केवल कागजातों तक रह जाते हैं। यदि शिक्षक प्रशिक्षण पूरी तरह व्यापारियों से मुक्त कराया जा सके तो अध्यापकों की नियुक्ति नियमित और समय पर होने लगे तो देश की सकारात्मक ऊर्जा बौद्धिक संपदा में भारी वृद्धि होगी। ऐसा कर सकने की पूरी क्षमता देश के पास है, बस उसका प्रदर्शन किया जाना चाहिए। लेखक शिक्षा और सामाजिक सद्भाव पंथक समरसता के क्षेत्र में काम करते हैं। इनका नाम है जगमोहन सिंह राजपूत। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। मनोबल तो जीवन एक खेल है जिसकी हार जीत तो हमारे हाथ में रहती है, लेकिन उसे खेलना जरूर हमारे नियंत्रण में है। आत्मविश्वासी व्यक्ति हार और जीत की फिक्र किए बिना अपने प्रबल विश्वास से इस खेल में विजयी होता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखना हुआ करे तो देख लिया करिएगा। और मैं कहता हूं जो भी काम कर रहे हैं आप लोग अपना 100% दीजिए, देखिए, और ईमानदारी से दीजिए। बंगाल में भर्ती घोटाला। पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि जो शिक्षक भर्ती घोटाला का मामला सामने आया है उसी की बात हो रही है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शिक्षकों एवं स्कूली शिक्षा से जुड़े अन्य कर्मियों की भर्ती में घोटाले को सही बताते हुए जिस तरह 25,000 से अधिक नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया है वह बंगाल सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। और आप देखते हैं कि यह उन शिक्षकों कर्मियों के लिए भी आघातकारी है जिन्होंने रिश्वत या सिफारिश के बिना नौकरी पाई होगी। और ऐसे कितने लोग हैं इसका पता तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में होने वाली जांच से ही चलेगा। लेकिन आम चुनाव के मध्य आया यह फैसला ममता बनर्जी का राजनीतिक संकट बढ़ा सकता है। और इसलिए और भी क्योंकि हाईकोर्ट ने नौकरी पाने वालों को वेतन लौटाने का भी आदेश दिया है। और इसके अलावा उसने उस पूरे पैनल को रद्द कर दिया जिसकी देखरेख में भर्तियां हुई थी। हालांकि ममता बनर्जी ने उच्च न्यायालय के फैसले को गलत बताते हुए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सीबीआई की जांच वाले इस भर्ती घोटाले में कई नेता अधिकारी जेल में हैं। और इनमें भर्ती प्रक्रिया के समय शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी भी हैं और जिनकी महिला मित्र के यहाँ से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई थी। इसके अलावा कई शिक्षकों की नौकरी तभी चली गई थी जब कुछ वर्ष पहले उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने असंतुष्ट अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई करते हुए भर्ती में घोटाले के आरोपों को सही पाया था। और करीब 10 वर्ष पहले शुरू की गई इस भर्ती प्रक्रिया से असंतुष्ट अभ्यर्थी यह शिकायत लेकर उच्च न्यायालय पहुंचे थे कि न केवल हम कम अंकों वालों का नाम सूची में ऊपर कर दिया गया बल्कि ऐसे आवेदक भी नौकरी पा गए जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। और एकल पीठ के फैसले पर तो ममता के पास यह कहने का अवसर था कि फैसला सुनाने वाले जज भाजपा के करीबी हैं। और यह सही है कि बाद में वह जज त्यागपत्र देकर भाजपा में शामिल हुए और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी बन गए। लेकिन अब तो 2 सदस्यीय पीठ ने भी भर्ती घोटाले की पुष्टि कर दी है। देखना है कि ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट में कोई राहत मिल पाती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की शीघ्र सुनवाई करने के साथ वह भी देखना होगा कि क्या 25,000 से अधिक सभी अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से नौकरी पाई है। यदि धांधली में केवल तत्कालीन मंत्री और अधिकारी ही भागीदार पाए जाते हैं तो समस्त अभ्यर्थी नहीं, तो फिर
ममता बनर्जी के लिए अपनी साख बचाना और कठिन होगा। वैसे यह पहली बार नहीं है जब कोई इतना बड़ा भर्ती घोटाले सामने आया है, नियुक्ति लोगों को की नौकरियों पर संकट छाया हो। यह शर्मिंदगी का विषय है कि अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले पहले ही आ चुके हैं और कई राज्यों में इस तरह का, ऐसा नहीं कि केवल ममता बनर्जी के राज्य में इस तरह का हो रहा है, और भी बाकी राज्यों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। बधाई यूपी बोर्ड। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने केवल 20 दिनों के भीतर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित करके यह सिद्ध कर दिया कि पूरी निष्ठा और संकल्पबद्ध होकर कार्य किया जाए तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। और वर्ष 1923 में यूपी बोर्ड की पहली परीक्षा हुई थी और उसके बाद से यह पहली बार हुआ कि इतने कम समय के भीतर बोर्ड ने रिजल्ट घोषित किया है। केवल यही नहीं, बोर्ड ने सिर्फ 12 दिन के भीतर ही न केवल हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा कराए हैं, बल्कि इतने ही कार्य दिवस में 2,85,00,000 से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन भी संपन्न कराया है। जबकि वाराणसी के एक शिक्षक की हत्या को लेकर शिक्षकों ने इस बीच कार्य बहिष्कार भी किया। छात्र छात्राओं के लिए इससे बेहतर बात कुछ और नहीं हो सकती है कि उनकी परीक्षा का परिणाम नियत समय पर आ जाए। और विशेष तौर पर इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए यह और भी जरूरी है, क्योंकि उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए उन्हें पर्याप्त समय मिल जाता है। यूपी बोर्ड की यह बड़ी उपलब्धि है और यह कार्य संस्कृति में बदलाव का परिचायक भी है। शासन और बोर्ड में अधिकारी पहले भी नियुक्ति होते थे, लेकिन कार्य संस्कृति में परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा की देश में सबसे बड़ी परीक्षा संस्था है और इसी वर्ष की बात करें तो हाई स्कूल व इंटरनेट की परीक्षा में 51 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे और ऐसे में नकल विहीन परीक्षा कराना और समय पर रिजल्ट देना बड़ी जिम्मेदारी का कार्य था। और समय पर परिणाम देने के बाद बोर्ड को एक निश्चित कैलेंडर पर भी विचार करना चाहिए। जिस दिन कैलेंडर निर्धारित करने में सफलता मिल जाएगा, यूपी बोर्ड सबसे अलग दिखाई देने लगेगा। ये मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त, विश्व पुस्तक दिवस की बात हो रही है और किताबें तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है चाहे कितना भी इंटरनेट का जमाना आ जाए, लेकिन किताबों से लगाव रखिएगा। हमारे जीवन में सभ्यता के साथ सबसे प्राचीन बहुमूल्य वस्तु जो अस्तित्व में आई वह है किताब। पुस्तकें हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि पुस्तकों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र होती हैं, ऐसा वफादार और कोई मित्र नहीं हो सकता। किताबें हमें ज्ञान देती हैं और उस ज्ञान को जीवन की परिस्थितियों में सही तरह से लागू करने की तरकीब भी सिखाती हैं। किताबें पढ़कर हम प्राचीन संस्कृति से अवगत भी होते हैं और भविष्य की रूपरेखा को भी समझ पाते हैं। किताबें सभ्यता का वाहक हैं और किताबों के बिना इतिहास मौन है, साहित्य गूंगा है, विज्ञान अपंग है और विचार और अटकलें स्थिर हैं। और वर्तमान समय में स्वयं को हर हाल में आगे बढ़ाने का हुनर भी किताबें हमें सिखाती हैं। सुख दुख दोनों में सदैव साथ निभाने वाली ये किताबें हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। किताबों में कही गई बातें, किस्से और कहानियां हमें प्रेरित करते हैं और हम कुछ नया एवं बेहतर करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। महापुरुषों की जीवनियां, सफल लोगों के संघर्ष की कहानियां पढ़कर हम प्रयास करने के लिए उत्साहित होते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। पुस्तक केवल हमें ज्ञान ही नहीं प्रदान करती है, बल्कि कई बार हमारे खाली समय को रोचक भी बनाती है, क्योंकि ऐसी कई सारी पुस्तकें हैं जो हमें कई जगहों की जानकारियां देती हैं, जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे हम अपना समय वहीं पर बिता रहे हैं और जिसके बारे में पुस्तक में पढ़ रहे हैं। और ऐसी पुस्तकों से हमें नई जगहों की तो जानकारी होती है और खाली समय में मजे से कट जाता है खाली समय। पुस्तकों की प्रासंगिकता सदैव कायम रहती है। पुस्तकों के लिए कहा जाता है कि लेखक मर जाता है लेकिन उसकी पुस्तकें जीवित रहती हैं। बहुत सी प्राचीन पुस्तकों को लिखने वालों का निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें आज भी जीवित हैं और हमारा मार्गदर्शन करती हैं। पुस्तकें पढ़ने से हमें काफी लाभ होता है। यह तनाव से मुक्ति देने में भी सहायक होती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी इतनी तेजी से बदल रही है, लोगों के पास समय नहीं रहता है पुस्तकों का अध्ययन कर सकें। इसके बावजूद हमें पुस्तकों के लिए समय निकालना चाहिए। किताबें वो कीमती पल देने में सहायक होती हैं जिनमें आदमी पूरी तरह से अपने पास रह सके। अपनी रुचि की किताबें पढ़ते हुए बहुत आसानी से कुछ पल के लिए जिंदगी के अनसुलझे मसलों से छुटकारा पाया जा सकता है। तनाव मुक्त हो जाने से दिमाग में एक नई ऊर्जा महसूस होती है, जो नए सिरे से किसी काम को आरंभ करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कहते हैं ना ऐसा कि अगर किसी की हम लोग बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, किसी की जीवनी पढ़ रहे हैं, किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी ने किताब लिखी हुई है, तो उसके पूरे जीवन को हम लोग पढ़ लेते हैं। उस किताब, छोटी सी किताब में 70 साल को पढ़ लेते हैं। अगर वो 70 साल जिया तो उसने अपने बारे में जो लिखा, जो अपने
साझा किए, उसमें सुझाव हों, चाहे अपनी ज़िंदगी के पड़ाव हों, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो किताबें पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ हर हाल में। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग अगर दिलचस्पी हो तो। ये बात हो रही है एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहा हूँ। देखिए, किसानों की फसल बुवाई के पहले ही फसलों के दाम तय कर दिए जाते हैं कि कम से कम आपकी फसल इतने में खरीदी जाएगी, और इसी पर कानून की बात होती रहती है कि सरकार ने जो रेट तय कर रखे हैं उस पर एक कानून बनना चाहिए कि अगर कोई इस दाम से कम में फसल खरीदता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, एक किसानों की मांग रहती है। तो आप देखेंगे कि इसे पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र के रूप में हाल ही में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाकर इसे लागू करने की घोषणा की गई है। ऐसे होने पर प्रत्येक वर्ष 5 से 10% तक महंगाई बढ़ सकती है, जबकि इसी घोषणा पत्र में महंगाई कम करने की बात भी कही गई है। यह एक बड़ा विरोधाभास है। दोनों घोषणाएं कैसे संभव हो सकती हैं? ऐसे में इस विषय पर विस्तार से समझना होगा कि एक तरफ तो एमएसपी पर कानून बनाकर उसे लागू कर करना देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, दूसरी तरफ कृषि उत्पादों के व्यापार में एक कानून बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने आ सकते हैं। और वस्तुतः भारत सरकार प्रत्येक वर्ष एमएसपी के तहत आने वाली 23 कृषि उत्पादों में 5 से 10% तक की मूल्य वृद्धि करके इनकी कीमत बड़ी कीमतों की घोषणा करती है। प्रत्येक वर्ष इन बड़ी कीमतों पर गेहूं, धान, श्री अन्न, मोटा अनाज आदि की सरकारी खरीद भारत सरकार अपने विभाग, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों व अपनी एजेंसियों के माध्यम से करती है। साथ ही केंद्रीय एजेंसियां नेफेड आदि के माध्यम से तिलहन की भी खरीद करती हैं, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के माध्यम से देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देती है और बचे अनाज को बफर स्टॉक के रूप में रखा जाता है। भारत सरकार की एक खरीद देश के कुल उत्पादन का 10% से कम है। और आप देखेंगे, लेकिन यदि एमएसपी पर कानून बना और लागू हुआ तो देश में का इन 23 फसलों का सारा उत्पादन एमएसपी पर ही बिकेगा, जो अभी नहीं होता है। यानी मंडियों के अंदर व्यापारी व बाहर आटा, दाल, तेल, चावल मिलों के उद्यमी भी इन कृषि उत्पादों की प्रत्येक वर्ष होने वाली घोषित एमएसपी पर ही खरीद करेंगे। और जब भारत सरकार मंडी, व्यापारी, उद्यमी व निजी कंपनियों भी प्रत्येक वर्ष बढ़ी हुई कीमतों की एमएसपी पर खरीद करेंगे तो निश्चित रूप से सालाना 10% तक महंगाई बढ़ने की आशंका है। महंगाई पर विरोधाभास, तो कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में महंगाई कम करने की बात भी कही गई, जिसका 3 बार उल्लेख किया गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस द्वारा महंगाई कम करने की बातों में बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। और यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि एमएसपी पर कानून बनने से कृषि उत्पाद के व्यापार एवं उद्योग में बाधा आएगी और कृषि उत्पाद के व्यापारियों एवं उद्यमियों पर एमएसपी पर इस कानून के तहत लगने वाली धारा के तहत मुकदमे भी होंगे, जिससे कृषि उत्पादों से जुड़ा व्यापारी, उद्यमी एवं किसान भी अदालतों के चक्कर लगाएगा। सबसे खास बात यह है कि एमएसपी पर कानून बनने से विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ से समझौता भी टूट जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ इस कानून पर कतई सहमत नहीं है। और इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस कुछ किसानों की इस मांग के लिए डब्ल्यूटीओ से समझौता तक खत्म कर सकती है, जो कि भारत सहित पूरी दुनिया को एक बाजार बनाने व देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। और एमएसपी पर कानून बनने से कृषि उत्पादों के व्यापारी एवं उद्यमी भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए बाध्य होंगे और व्यापारियों व उद्यमियों द्वारा खराब हल्की क्वालिटी के कृषि उत्पादों की खरीद न करने पर किसानों का नुकसान भी होगा। कृषि उत्पादों का व्यापार व उद्योग भी प्रभावित होता है। किसानों द्वारा कानूनी कार्यवाही करने पर मुकदमों से न्यायालय का बोझ भी बढ़ेगा। और C+2 50% का फॉर्मूला, देश में 1955 में अनाज के अकाल के समय लाई गई आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 की तरह एमएसपी पर बने कानून की धारा का भी व्यापारी उद्यमियों पर गलत इस्तेमाल होने की आशंका रहेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक और घोषणा की है कि स्वामीनाथन आयोग की संस्तुतियों को भी लागू करेंगे और इससे भी कृषि उत्पादों सहित सभी खाद्य पदार्थों में महंगाई बढ़ना तय है। और यहाँ पहले यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि किसानों को उनके कृषि उत्पादों पर का उचित मूल्य अवश्य मिलना चाहिए। जबकि 18 वर्ष पूर्व कांग्रेस शासित साम्प्रत सरकार द्वारा बनाई गई स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट में C+50% का फॉर्मूला के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए इसमें पूंजी की पूरी लागत और भूमि का किराया भी शामिल था। लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकार में इन सिफारिशों को लागू नहीं किया एक तरह से।
और वस्तुतः स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सिफारिश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें उनकी फसल लागत का 50% अधिक देने की सिफारिश की थी और इसे सी प्लस 50% का फार्मूला कहा जाता है। वैसे कांग्रेस ने इस संस्कृति को लागू नहीं किया था और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने पर उदाहरण के तौर पर एक अनुमान के तहत वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ग्रामीण मंडियों में 2100 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाला गेहूं 3000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक की कीमत पर बिकेगा और शहरों के थोक बाजार या मंडियों में आने तक सफाई मजदूर मंडी शुल्क भाड़ा आदि खर्चों को जोड़ा जाए तो लगभग 10% तक कीमत और बढ़ जाएगी। तब देश में महंगाई बढ़ने की बात होने लगेगी और शायद तभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। और कांग्रेस का औचित्य तो इस लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन जमीनी सच्चाई समझे और स्पष्ट करे कि एमएसपी पर कानून बनने से एवं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से निश्चित रूप से बढ़ने वाली महंगाई को कैसे रोकेंगे। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि देश में 5 जून 2020 को कृषि कानूनों के अध्यादेशों के माध्यम से लागू होने के उपरांत एमएसपी व्यवस्था समाप्त होने के डर से पंजाब व हरियाणा के कई किसान संगठनों ने कृषि कानून वापस लेने सहित एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर दिल्ली कूच करके आंदोलन शुरू किया था। और फिर आप देखिए कुछ माह बाद संसद में कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की गई और एमएसपी व्यवस्था लागू रही। एमएसपी पर कानून बनाने के लिए निर्णय लेते हेतु एक कमेटी भी बना दी गई जो इस पर कानून बनाने से होने वाली दिक्कतों को समझते हुए कई बैठकों के उपरांत आज तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए यह कानून उचित नहीं था और ना है। और इस वर्ष फरवरी में एक बार फिर पंजाब के कुछ किसान दिल्ली कूच करने की घोषणा के तहत हरियाणा सीमा पर आ गए और उनकी एमएसपी पर कानून बनाने सहित डब्ल्यूटीओ से समझौता समाप्त करने की मांग सहित अन्य मांग भी कर रहे हैं। कांग्रेस सहित सहयोगी विपक्षी पार्टियां इसे बढ़ावा दे रही हैं। ये राजनीतिक दल एमएसपी पर कानून बनाने की घोषणा अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं, जो देश के कृषि उत्पादों के व्यापार व उद्योग के हित में उचित नहीं है। छोटे किसानों के हित में तो निर्णय कतई नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ा किसान तो मुकदमा लड़ने में सक्षम भी हो सकता है लेकिन छोटा किसान नहीं लड़ पाएगा। डब्ल्यूटीओ भी आयात निर्यात को लेकर भारत के विरुद्ध कोई कड़ा निर्णय ले सकता है जिससे आयात निर्यात प्रभावित होगा, परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था भी दुष्प्रभावित होगी। देखिए डब्ल्यूटीओ की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अब आप देखिए ये किसके द्वारा लिखा गया है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के हैं ज्ञानेश मिश्रा के द्वारा। और बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि आलोचना करते हैं सरकार की कि भाई किसानों के एमएसपी पर कानून बन जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, बाकी नहीं महंगाई बढ़ रही है। और किसान यही तो कह रहे हैं कि उन्हें जो लूटा जा रहा है, जो बिचौलिए लूटते हैं, उस पर कानून बना दीजिए आप। सरकार जैसे एमएसपी तय कर रही है तो वो सभी किसान फसल बेच पाए, ऐसा कुछ बना दीजिए, क्योंकि अभी बिचौलिए आप देखते हैं कि मन भाव खरीदते हैं। कानून की बजाय अन्य विकल्पों पर हो विचार, ये भी देख लीजिए। एमएसपी पर कानून बनने से सरकार के अलावा कृषि उत्पादों के व्यापारियों उद्यमियों द्वारा 23 कृषि उत्पादों पर खरीद करने के लिए बाध्य होने के कारण प्रत्येक वर्ष 10% तक की महंगाई बढ़ने से अगले 5 वर्षों में 25 से 50% तक महंगाई बढ़ना तय है। इतना ही नहीं, एमएसपी के दायरे में आलू प्याज सहित किराना को भी वस्तुएं आ गई तो इनकी कीमत में भी प्रत्येक वर्ष बढ़ना तय है। किसान भी ऐसी मांग कर रहे हैं। इतना नहीं, सब्जियों को भी इसके दायरे में लाने की मांग की जा रही है। लिहाजा यह भी विचार किया जाना चाहिए कि यदि इन कृषि उत्पादों को एमएसपी के दायरे में लाया जाता है तो आम जनता पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग सहित अन्य मांगों में कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। भारत सरकार ने 5 कृषि उत्पादों में एमएसपी की अपनी सरकारी खरीद की गारंटी किसानों को दी है और किसानों को राहत देने के लिए वर्तमान में एमएसपी पर अतिरिक्त बोनस देने की व्यवस्था के तहत राज्य सरकार इस वर्ष गेहूं की सरकारी खरीद पर राहत देने के लिए बोनस के रूप में किसानों को अतिरिक्त धनराशि दे रही है। यह व्यवस्था पिछले कई वर्षों से कई राज्यों के में समय समय पर होती रही है और इस वर्ष मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं के लिए 2275 रुपये एमएसपी के अलावा 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिया जा रहा है। और यह बोनस देश में सबसे अधिक मंडी शुल्क लेने वाला राज्य पंजाब भी आसानी से दे सकता है और हरियाणा भी इस पर विचार कर सकता है, क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों में गेहूं और की एमएसपी पर सबसे अधिक सरकारी खरीद होती है। कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम दलों को चाहिए कि महंगाई बढ़ने के कारण बनने वाले कृषि उत्पादों के व्यापार व उद्योग में बाधा डालने वाले व्यापारियों उद्यमियों व कानून के दायरे में लाकर मुकदमों के कारण कोर्ट के चक्कर लगवाने वाले और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कृषि उत्पादों पर में एमएसपी पर कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की अपनी घोषणा पर पुनर्विचार करें। ज्ञानेश्वर मिश्रा ही कह रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय भी मायने रखती है। आओ कमेटी बनाए, एक खरी खरी तंज कसा जाता है। वर्चुअल कंटेंट से जुड़े जोखिम। रोजमर्रा के जीवन में इंटरनेट मीडिया का दखल बढ़ने से चुनाव प्रचार
का तरीका भी बदल गया, परंतु इसमें आप देखते हैं कि कई प्रकार के जोखिम भी है जिनके प्रति सतर्कता बरतनी होगी। इससे भी देख लेते हैं, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं ये आप लोग बताइए, बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? और लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए ये भी बताइए। 2 सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं। लोकसभा चुनाव के लिए अभियान तेजी पकड़ चुका है और सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। हालांकि इस बार के प्रचार अभियान में परंपरागत जनसंपर्क की तुलना में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रचार अधिक देखने को मिल रहा है। बड़े से बड़े राजनीतिक दल एवं नेता इंटरनेट मीडिया पर काफी सक्रिय दिख रहा है। वहीं वह अपनी घोषणा पत्र एवं पोस्टर समेत अन्य चुनाव सामग्री को अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए दिख सकता है और साथ ही उनके द्वारा लाइक, कमेंट एवं रिप्लाई में भी आम दिनों की तुलना में अधिक देखने को मिल रहा है। और वस्तुतः चुनावी समय में उतर रहा प्रत्याशी हो या फिर राजनीतिक दल अपने इंटरनेट मीडिया पेज पर अपनी रैलियां, जनसंपर्क, साक्षात्कार आदि के अंश को आप देखते हैं कि साझा करने के साथ ही क्षेत्र, धर्म, जाति से जुड़ी पोस्ट भी साझा कर रहा है और जिससे आधिकारिक मतदाताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सके। फॉलोवर्स की संख्या आज आप देखिए इंटरनेट मीडिया की ताकत बढ़ गई। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल, बड़े नेता इस प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय दिखलाई देते हैं। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डीप फेक की बहस के बीच इसके दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है। एक प्रचार का यह शक्तिशाली उपकरण दुष्प्रचार जैसे संदेह के दायरे में भी आने लगा है। ऐसे में इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध कंटेंट कितनी सच है, जब तक पता चलता है तो वह लाखों लोगों तक प्रसारित हो चुका होता है। वैसे तो इंटरनेट मीडिया पर उपस्थिति एवं फॉलोअर्स के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी नेताओं में से काफी आगे है, परंतु अन्य नेता भी इस ताकतवर हथियार को लगातार प्रयोग में ला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जहां इंटरनेट मीडिया का सबसे सक्रिय नेता है, उन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, वहीं चुनाव समय में ताल ठोकने जा रहे बड़े नेता जहां यहाँ सक्रिय दिखते हैं। विपक्ष के कई नेता इस माध्यम से केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में अनेक खोट बताते हुए उन पर हमला करते हैं। और आप देखते हैं तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एवं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पार्टी भी केंद्र सरकार से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंग लड़ती हुई दिखाई देती है। राहुल गांधी विगत कुछ वर्षों से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय हैं। भाजपा के एक्स प्लेटफॉर्म पर 2.8 करोड़ फॉलोवर्स हैं, जबकि कांग्रेस के 1 करोड़, भाजपा के फेसबुक पेज का फॉलो करने वालों की संख्या 1.6 करोड़ है। वहीं कांग्रेस के 66 लाख लोग ही फॉलो करते हैं। और आप देखेंगे कि बीजेपी ने सबसे पहले इसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीखा। बाद में आप देखिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बाकी नेताओं ने करना शुरू किया। गेम चेंजर की भूमिका, तो आगामी चुनाव प्रचार में इंटरनेट आधारित इस तकनीक के प्लेटफॉर्म को गेम चेंजर के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात तकनीक आधारित वर्चुअल प्रचार को निर्णायक की भूमिका में भी देखा जा सकता है। इस चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे युवा मतदाताओं की संख्या भी लाखों में। यह मतदाता वर्ग इंटरनेट मीडिया पर अत्यधिक सक्रिय है, जैसे सभी पार्टियां अपने पाले में खींचने का प्रयास करेंगे। ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराने के साथ ही अत्यंत कम समय में करोड़ों मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने का विकल्प उपलब्ध कराने वाली मीडिया वर्तमान चुनाव की दिशा एवं दशा दोनों ही तय करने की क्षमता रखती है। ऐसे में इस बात की आशंका भी है कि प्रचार के इस आधुनिक मंच का दुरुपयोग न हो। वस्तुतः इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित संदेश को कई बार फेक न्यूज के तौर पर भी आगे बढ़ा दिया जाता है। चुनाव आयोग को इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि वर्चुअल प्रचार के दौरान ऐसे कंटेंट का प्रसार न हो, ताकि सामाजिक सद्भाव कायम रहे और संबंधित कानूनों की कमजोर धाराओं की परिधि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर दुष्प्रचार करने वालों को रोक पाएगी। इसकी उम्मीद भी कम ही दिखती है। अतः चुनाव आयोग को इस प्लेटफॉर्म के लिए कड़ा दिशा निर्देश जारी करना चाहिए और इससे मनगढ़ंत, तथ्यहीन एवं भ्रामक संदेश को प्रसारित करने से बचा जा सके। राजनीतिक दलों को भी दुष्प्रचार से बचने के लिए निर्देश देना होगा। भविष्य में राजनीतिक दल चुनाव के खर्चे को कम करने के लिए वर्चुअल प्रचार को अपना सकते हैं। तकनीक आधारित प्रचार का तरीका आवागमन की समस्या, भीड़ जनित समस्या, प्रशासन पर अधिक कार्य दबाव के बोझ को बेहद कम करेगा। अब देखना यह है कि राजनीतिक दल इस चुनाव विकल्प को किस प्रकार उपयोग में लाते हैं। सभी राजनीतिक दलों को वर्चुअल प्रचार को सकारात्मक तरीके से लेना होगा और इसे दुष्प्रचार के हथियार के रूप में इस्तेमाल न करके भविष्य के प्रचार का माध्यम बनाना होगा। चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी लिखिए। सुबह की जो न्यूज़पेपर की क्लास रहती है उसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करते रहते हैं उसके बारे में, तो उनको जरूर देखा करिएगा। तो इस तरह से आप देखिए दैनिक जागरण में जो संपादकीय पाठ था आपका वो कवर होता है। अब देखिए एक आर्टिकल जनसत्ता का लिया हुआ है, बड़ा अच्छा है इसलिए लिया हुआ है।
आर्थिक विकास बनाम बढ़ती बेरोजगारी। और आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत में रोजगार संबंधी ताजा रिपोर्ट में बताया गया कि 2000 से लेकर अब तक भारत में कुल श्रम संख्या 17 करोड़ बढ़ी है, तो वहीं बेरोजगारी की संख्या 92 लाख से बढ़कर आप देखिए करीब 2.5 करोड़ हो गई है। तो आप देखेंगे इसमें क्या देखोगे, इन दिनों भारत अपनी जीडीपी दर के हिसाब से आर्थिक तरक्की के बेहतरीन सोपान पर है, पर यह भी सच है कि लगातार अच्छी विकास दर रहने के बावजूद भारत में अब भी कई पुरानी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अब तो कई नई समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। आर्थिक विश्लेषण में जब भारतीय अर्थव्यवस्था पर रोजगार विहीन विकास का सेहरा बांधा जाता है तो यह आम आदमी को बहुत अचंभित करता है। और आप देखेंगे कि पर इस बात के भी कई मायने हैं। मसलन बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार के अवसर में वृद्धि का मुद्दा भारतीय समाज या तथा भारतीय आर्थिक नीतियों में हमेशा से प्रमुख रहता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की भारत में रोजगार संबंधी ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि सन 2000 से लेकर अब तक भारत में कुल श्रम संख्या 17 करोड़ बढ़ी है, 17 करोड़। तो वहीं बेरोजगारों की संख्या 92 लाख से बढ़कर करीब 2.5 करोड़ रुपए हो गई है। यानी पिछले 23 वर्षों में भारत में बेरोजगारी की दर दुगनी से अधिक हो गई है। 2019 के दौरान जब कोरोना महामारी नहीं आई थी, भाजपा भारत में बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 3 करोड़ यानी कि 5.9% थी। फिर वहीं वर्ष 2022 में कुल बेरोजगारों की संख्या 2.29 करोड़ और बेरोजगारी दर घटकर 4% पर आ गई थी। और इससे स्पष्ट है कि भारत में बेरोजगारी एक अंतर्निहित समस्या बनी हुई है, बावजूद इसके कि यहाँ अच्छी आर्थिक विकास दर है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय अल्प बेरोजगारी की दर से अधिक है। भारत में प्रतिदिन कार्य का औसत 8 घंटे के हिसाब से निश्चित है, पर वर्तमान समय में भारत की आबादी के एक बड़े तबके को प्रतिदिन के हिसाब से अत्यंत कम समय के लिए रोजगार उपलब्ध हो रहा है। कोई व्यक्ति 5 घंटे के लिए रोजगार कर रहा है तो कोई 3 घंटे के लिए या फिर कोई उससे भी कम समय के लिए। इसके चलते ऐसे व्यक्तियों की प्रतिदिन आय बहुत कम है, उन्हें रोजगार उपलब्ध है। अल्प बेरोजगारी की दर 2012 में पुरुषों और महिलाओं में एक समान 8.1% थी, जो 2019 में बढ़कर क्रमशः 9 और 9.6% रही। हालांकि 2022 में इस दर में कमी आई और पुरुषों में अब 7.7% और महिलाओं में 7.1% दर्ज की गई। और इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 से लेकर अब तक भारत में कुल श्रम संख्या का 50 से 55% तक हिस्सा रोजगार के लिए खुद के प्रयासों पर निर्भर है, जिन्हें इस रिपोर्ट में स्वरोजगार की दिशा श्रेणी में रखा गया। आंकड़े बताते हैं कि 2000 में इन श्रेणी में 52.5% लोग थे, जो 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 55.8% हो गई। मगर कुल श्रम संख्या का यह भाग भारतीय समाज में रोजगार के लिए असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और इसकी श्रेणी में सड़क के किनारे रेहड़ी लगाने वाले, दूध और सब्जी बेचने वाले, किसी सोसाइटी में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का कार्य करने वाले जैसे लोग सम्मिलित हैं। मगर ये लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है क्योंकि इनकी प्रतिदिन की आमदनी बहुत कम। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में नियमित रोजगार के अंतर्गत व्यक्तियों का फीसद वर्ष 2019 तक बढ़ा है, पर उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें गिरावट देखी गई। यकीनन इसका मुख्य कारण कोरोना के दौरान हर संस्थान द्वारा कर्मचारियों की छंटनी है। और आंकड़ों के मुताबिक आप देखेंगे कि वर्ष 2000 में भारत में कुल श्रम संख्या के 14.2% लोग नियमित रोजगार में थे, जबकि 2012 में इनका फीसदी बढ़कर 17.9 हो गया था और 2019 में यह सबसे अधिक 23.8% रहा। पर 2022 में इसकी काफी गिरावट दर्ज हुई, यह 21.5% हो गया। दूसरी तरफ भारत में अस्थायी कर्मचारियों का फीसद लगातार कम होता जा रहा है। मसलन 2000 में यह 33% था, 2022 में यह घटकर 22% पर दर्ज हुआ। ILO का यह विश्लेषण भारत में बेरोजगारी की विकट स्थितियों को स्पष्ट करता है, क्योंकि 50% से अधिक का तबका आप देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार की श्रेणी में है और तकरीबन 25% लोग अपना जीवन यापन नियमित रोजगार के माध्यम से कर रहे हैं। यानी देश के 75% लोगों के जीवन में रोजगार तो है, लेकिन रोजगार में स्थायित्व की कमी है। और नियमित रोजगार वाले श्रमिकों की श्रेणी में तकरीबन 60% लोगों के पास किसी भी तरह का कोई लिखित अनुबंध या रोजगार की शर्तें उपलब्ध नहीं है। फिर भारत में हर तरह के रोजगार, चाहे वह नियमित हो या फिर अनियमित या फिर स्वरोजगार की श्रेणी में हो, सबके पिछले 1 दशक में प्रति व्यक्ति औसत वेतन में कमी देखी गई है। आंकड़ों के मुताबिक आप देखिए सन 2000 में नियमित श्रमिकों का प्रतिमाह औसतन वेतन 12,100 रुपये था, जो 2019 में 11,155 और 2022 में आप देखिए कि 10,925 पाया गया। अनियमित रोजगार की श्रेणी में तो वेतन नियमित श्रमिकों से भी बहुत कम है, पर इस वेतन में पिछले 1 दशक में तुलनात्मक रूप से कुछ वृद्धि दर्ज हुई है। 2022 में अनियमित कर्मचारियों के लिए प्रति माह औसतन वेतन 3700 रुपये था, जो 2022 में बढ़कर 4712 रुपये हो गया। वहीं असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार या
आत्मनिर्भर श्रमिकों का वेतन प्रति माह 2019 में 7,017 रुपये था, 2022 में घटकर 6,840 पाया गया। यह भारत के प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास की एक बहुत बड़ी चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की इस रिपोर्ट के विभिन्न विश्लेषकों में मुख्य रूप से भारत के 80% से अधिक युवाओं का बेरोजगार होना, उनका अधिक कुशल न होना शामिल है। इन सब के इतर एक अन्य बिंदु पर भी ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। भारत की अर्थव्यवस्था को 90 के दशक के बाद से सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज सेवा क्षेत्र भारत में तकरीबन 55% के आसपास जीडीपी में अंशदान देता है, लेकिन रोजगार में इसका अंशदान तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। आज भी भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है। चर्चा है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी तो बेरोजगारी आधी रह जाएगी। यह जमीनी हकीकत से बहुत दूर दिखता है। अब आर्थिक नीतियों में कृषि, विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में रोजगार के मद्देनजर नए सुधारों की जरूरत है। अगर अर्थव्यवस्था में जीडीपी लगातार बढ़ती है तो आर्थिक नीतियों की जवाबदेही रोजगार तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के लिए 100% निर्धारित होनी चाहिए। अन्यथा जीडीपी का बढ़ना आर्थिक विकास के प्रति बहुत सकारात्मक रोक को एक पक्ष को स्थापित करने में रहेगा। और देखिए, इस तरह के जो रिपोर्टें जारी की जाती हैं इनके बारे में भी याद रखा करिएगा, और इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखा करिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चंस बन जाता है। अगर ILO की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि आप देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो एडिटोरियल वाला पार्ट है, संपादकीय पार्ट है, उसकी कहानी ये खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हुआ करे, मेरे लिए सुझाव हुआ करे, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।